हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लॉकडाउन से पहले अपना जो चैप्टर चल रहा था, दूसरा चैप्टर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। बीच में काफी गैप हो गया, लगभग 15-16 दिन का। निश्चित रूप से आप भूल भाल गए होंगे, आपने रिवाइज तो किया नहीं होगा। एक बार मैं आपको उसको रिवाइज करवा देता हूँ हल्का सा, फिर हम आगे चलते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। ये चैप्टर है, इसमें हम पढ़ रहे थे वे पदार्थ क्या है, मिश्रण क्या है, विलयन क्या है, मिश्रण कितने प्रकार का होता है। तो हमने पढ़ा 2 प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी। अब देखो, जब पदार्थ एक पदार्थ के अंदर दूसरा पदार्थ मिल जाता है तो हम उनको पृथक करते हैं। तो पृथक्करण की विधियां जो टॉपिक था वो हमारा चल रहा था, पृथक्करण किसका, पदार्थ। ये टॉपिक था पदार्थों का पृथक्करण। प्राचीन काल से मनुष्य एक चीज में से दूसरी चीज, यानी कि एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ को अलग करता आया है। आज भी हम अपने घरों के अंदर देखते हैं कि हमारी जो माता जी है, गेहूं में से कंकड़ को अलग करती है। जिन लोगों के पशुपालन किया जाता है, गाय भैंस वगैरह, तो वो छाछ छाछ बनाते हैं। तो आपने देखा होगा, मथनी से उसको मथा जाता है, किसको, दही को। तो मक्खन उसमें से अलग हो जाता है, छाछ नीचे रह जाती है, मक्खन अलग हो जाता है। ये सब पृथक्करण ही है ये। यानी कि गेहूं में से कंकड़ अलग करना, बीनना 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 विधि कहते हैं इसको। मथनी के द्वारा मथना और मक्खन को अलग करना, ये अपकेंद्रण कहलाता है। इसी तरह की कुछ और विधियां भी आपको बताई थी, जैसे पृथक्कारी की विधि। 2 अघुलनशील पदार्थ जब आपस में मिल जाते हैं, जैसे पानी में तेल मिल गया, तो आप उनको पृथक्कारी की विधि से अलग कर सकते हो। उसके बारे में भी आपको पहले मैंने बताया था, अब दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये पृथक्कारी की लेते हैं, ये प्रयोगशाला में होता है। यहां पर स्टॉप कॉर्क होता है। क्या होता है, स्टॉप कॉर्क। अब मान लीजिए जल में क्या मिल गया है, नमक, सॉरी, तेल। आप जानते हो जल और तेल का जो मिश्रण है, 2 अघुलनशील पदार्थों का मिश्रण है। तेल को हम जल में विलय नहीं कर सकते। तो जल में तेल मिल गया तो आप उनको कैसे अलग करोगे। इसको अलग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पृथक्कारी कीप लेना पड़ेगा। पृथक्कारी कीप में इस विलयन को भर देंगे, ये भर दिया। थोड़े समय बाद हम क्या देखते हैं, इसको स्थिर छोड़ने पर, कि इसमें 2 परतें बन जाती है। 2 परत, एक तो ये, ऊपर की तरफ, और एक नीचे की तरफ। नीचे जो परत है वो तो बन जाती है किसकी, जल की, और ऊपर जो परत बन जाती है वो बन जाती है किसकी, तेल। आप जानते हो जल भारी होता है, तेल हल्का होता है। तो जब दोनों के मिश्रण को हम पृथक्कारी कीप में भर देते हैं और स्थिर छोड़ देते हैं, तो 2 परतें बन जाती है। एक परत ऊपर, एक परत नीचे। ऊपर वाली परत तेल की, नीचे वाली परत जल की। अब हम क्या करेंगे, धीरे से स्टॉप कॉर्क को खींच लेंगे। स्टॉप कॉर्क को खींचने पर जल इसमें से निकलता है,
और इसमें इकट्ठा हो जाता है। जैसे तेल यहाँ पर आए हम तुरंत उसको स्टॉप को आगे की तरफ धकेल देंगे, ये बंद हो जाएगा। तो इसमें जो आया वो तो हो जाएगा जल, और तेल किसमें रह जाएगा, पृथककारी कीप में रह जाएगा। ठीक है, इस विधि को कहते हैं पृथककारी कीप विधि। ओके, देखिए इसको ध्यान से, ये पृथककारी कीप है। अघुलनशील पदार्थों का मिश्रण इससे अलग किया जाता है। फिर हमने पढ़ा था क्रोमेटोग्राफी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्रोमेटोग्राफी, हालांकि पहले पढ़ा दिया था परंतु दोबारा इसको रिवाइज करना पड़ रहा है क्योंकि बीच में लॉकडाउन कारण काफी गैप हो गया, आप भूल गए होंगे, तो मैं इसको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें क्या होता है, पहली बात तो ये जानना है आपको क्रोमेटोग्राफी है क्या। क्रोमेटोग्राफी ग्रीक शब्द क्रोमो से बना है, क्रोमो, और क्रोमो का मतलब होता है रंग। रंग तो रंग से संबंधित है, यानी कि रंगों को अलग करना। तो डाई में से रंगों को पृथक करने की विधि क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। डाई में से रंगों को अलग करने की विधि क्या कहलाती है, क्रोमेटोग्राफी। इसको हम समझेंगे। इसके लिए क्या किया, एक फिल्टर पेपर ले लिया हमने, छानक पत्र ये ले लिया, इससे लगभग 2 या 3 सेंटीमीटर ऊपर, ये तो आइडिया से लेना है, ऐसे कोई फिक्स नहीं है, थोड़े से ऊपर हमने एक लाइन खींच ली, किससे, पेंसिल से। क्या खींच ली, पेंसिल से लाइन। इस लाइन के ऊपर हमने एक काले स्याही की बूंद, क्या डाला है, काली स्याही, काली स्याही की एक ड्रॉप इस पर डाल दी, किस पर, जो लाइन खींची है पेंसिल से उसके ऊपर। ठीक है, इसको हमने सूखने दिया, थोड़ी देर धूप में रख दिया। अब एक बीकर में पानी भरकर उसमें इसको इस तरह से रखा कि ये जो फिल्टर पेपर है ये पानी से टच हो जाना चाहिए। ये जल, ये फिल्टर पेपर, ये काली स्याही हो गई। अब इसको हमने पानी से टच कराया तो हम क्या देखेंगे, पानी ऊपर की ओर चढ़ेगा, और जैसे पानी इसमें से गुजरेगा, किसमें से, स्याही में से होकर के, तो स्याही में जो घुलनशील रंग है उन रंगों को अपने साथ घोल करके ऊपर की ओर ले जाता है, और यहाँ पर ये अलग अलग रंग अलग हो जाते हैं, जैसे ये रंग अलग, ये रंग अलग, ये रंग। तो जितने भी स्याही के अंदर कलर्स हैं, रंग है, वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाते हैं। इस विधि को कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। कौन सी विधि कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट जो विधि है उसका नाम है ऊर्ध्वपातन।
सब्लिमेशन। बच्चों पहले भी आपको ऊर्ध्वपातन विधि के बारे में मैंने बताया था कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करते हैं तो सीधे ठोस से किस में बदल जाते हैं, वाष्प में, और वाष्प को ठंडा करते हैं तो पुनः किस में बदल जाते हैं, ठोस। इस ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं। ऊर्ध्वपातित पदार्थ कौन कौन से हैं, जैसे कपूर, नौसागर, आयोडीन, फिनोप्थलीन, ये सब कौन से पदार्थ कहलाते हैं, ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात आपने देखा भी होगा घर में कपूर को जब आप गर्म करते हो, कपूर कौन सी अवस्था में होता है, ठोस। जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये किस में बदल जाता है, सीधा ही वाष्प में, अदृश्य हो जाता है। आपने ये नहीं देखा होगा कि भाई कपूर को आपने जलाया और द्रव में बदला हो, द्रव अवस्था होती नहीं है इसके अंदर। कपूर को गर्म किया, वाष्प में बदल जाएगा। अगर आप उस वाष्प को ठंडा करते हो तो वापस किस में बदल जाएगा, कपूर, ठोस, कपूर में, यानी कि ठंडा करने। तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं ऊर्ध्वपातित पदार्थ। अब यहां पर मान लीजिए नमक के अंदर मिल गया है नौसागर, नमक और नौसागर आपस में मिल गए, दोनों पाउडर रूप में होते हैं, लगभग देखने में भी एक जैसे होते हैं, दोनों आपस में मिल गए गलती से। अब आपको अलग करना है उनको, नमक अलग चाहिए, नौसागर अलग चाहिए, तो आप कैसे अलग करोगे उनको, इसके लिए हम उपकरण व्यवस्थित करते हैं। एक चीनी मिट्टी की प्याली ली, चीनी मिट्टी की प्याली के ऊपर इसको हमने इसमें हमने मिश्रण भर दिया, कपूर प्लस नौसागर। इसके ऊपर हमने एक कीप रख दिया, कीप का मुंह किससे बंद कर दिया, रुई के फायर से, रुई, ताकि जो वाष्प है वो बाहर नहीं निकल पाए, इससे बंद कर दिया इसको। ठीक है, इस प्याली को हमने किस पर रखा, बर्नर से गर्म करने के लिए। इस तरह से एक टिपाया लिया, इस तरह से। ये बर्नर की लो है, ये मिश्रण किसका भरा है आपने, नमक प्लस नौसागर। ठीक है, अब हमने इसको गर्म किया, गर्म करेंगे तो क्या होगा, नौसागर, नौसागर आप जानते हैं ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, तो ये नौसागर इसमें से अलग हो जाएगा। तो नौसागर अलग होकर के नौसागर की जो वाष्प है वो कहां उठेगी, ऊपर की ओर। अब चूंकि ऊपर आपने क्या लगा रखी है, रुई, तो बाहर तो ये वाष्प निकल नहीं पाएगी, तो धीरे धीरे ठंडी होकर के ये कहां जमा हो जाएगी, यहां पर। ये खुरच करके आप अलग कर सकते हो, तो ये नौसागर आपको प्राप्त हो जाएगा, और नमक इसमें शेष बचा है उसको आप अलग कर सकते हो। इस तरह से नमक और नौसागर के मिश्रण को पृथक किया जाता है। ठीक है, तो ये नमक और नौसागर का मिश्रण पृथक हो गया। ठीक है, अगली विधि का नाम है आसवन।
आसवन विधि। पहले तो आपको ये समझना है कि ये आसवन होता क्या है। आसवन का मतलब होता है कोई मान लीजिए अशुद्ध द्रव है, इम्प्योर लिक्विड, अशुद्ध द्रव, उसको आपको गर्म करके किसमें बदलना है, वाष्प में। फिर वाष्प को क्या करना है, ठंडा। ठंडा करोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध द्रव। ये वाष्पन की परिभाषा है शॉर्टकट में जो मैंने आपको लिखी है कि किसी अशुद्ध द्रव को गर्म करके पहले वाष्प में बदला जाता है, वाष्प को जब ठंडा करते हैं तो ठंडा होकर के वो वाष्प शुद्ध द्रव बना लेती है। इस विधि को कहते हैं आसवन। जैसे हम आसुत जल प्राप्त करते हैं, तो आसुत जल कैसे प्राप्त करेंगे, जो अपना अशुद्ध जल है, नॉर्मल पानी, अशुद्ध जल में क्या क्या होगा, जल भी होगा, अन्य पदार्थ भी उसमें मिले होंगे। क्योंकि ये पानी जब पृथ्वी से टच होता है तो पृथ्वी मृदा में उपस्थित बहुत सारे खनिज लवण इसके अंदर मिल जाते हैं, मिट्टी मिल जाती है, धूल मिल जाती है, रेत के कण मिल जाते हैं। तो ये अशुद्ध जल है, इससे आपको अशुद्ध जल यानी कि डिस्टिल वाटर प्राप्त करना है, तो आप क्या करोगे, अशुद्ध जल को गर्म करोगे। गर्म करने से बच्चों क्या होगा, जो जल है, जल आप जानते हो, जल का जो क्वथनांक होता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे हम उसको गर्म करेंगे, जैसे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचेगा, उसमें से जल जो है वो किसमें बदल जाएगा, वाष्प। कौन बदला है, जल। और अशुद्धियां वही रह जाएगी, क्योंकि अशुद्धियों का जो क्वथनांक होते हैं बहुत हाई होते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर इतने कम टेम्परेचर अशुद्धियां जो है वो वाष्पित नहीं होती है। जल वाष्पित हो गया, वाष्प में बदल गया, ठीक है। इस वाष्प को आपने ठंडा कर लिया तो वापस आपको प्राप्त हो जाएगा शुद्ध जल, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, अशुद्ध जल। इस तरह से ये विधि कहलाती है आसवन विधि। कल हम ये देखेंगे आसवन विधि से, जैसे एसीटोन मिल गया जल में तो आप कैसे अलग करोगे उसको, घुलनशील द्रवों को पृथक कैसे किया जाता है, आसवन विधि से किया जाता है। तो उसके बारे में आपको कल बताएंगे। आज इतना ही। इन विधियों को आपको ध्यान से देखना है, समझना है बुक में से, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।